नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऐलाने जंग। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है। यूक्रेन के शहरों पर रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इस हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही जा रही है। इसी बीच हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देते हैं। And to that end, we must also collectively cease the dependence on Russian oil and gas that for too long has given Putin his grip on Western politics. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily, this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. And so I say to the people of Russia, whose president has just authorized a tidal wave of violence against a fellow Slavic people, the parents of Russian soldiers who will lose their lives, I cannot believe this is being done in your name, or that you really want the pariah status it will bring to the Putin regime. And I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. And if the months ahead are grim and the flame of freedom burns low, I know that it will blaze bright again in Ukraine. Because for all his bombs and tanks and missiles, I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief that their country should be free. I say to the British people and all who have heard the threats from Putin against those who stand with Ukraine, we will of course do everything to keep our country safe. We're joined in our outrage by friends and allies around the world. We will work with them for however long it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored. Because this act of wanton and reckless aggression is an attack not just on Ukraine, it's an attack on democracy and freedom in Eastern Europe and around the world. This crisis is about the right of a free, sovereign, independent European people to choose their own future. And that is a right that the UK will always defend. और यहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ हैं और वी आर प्रेइंग फॉर यू, और ये तमाम अहम बातें कही। उन्होंने कहा G7 के साथियों के साथ वो बात करेंगे। और आपको बता दें, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है। यूक्रेन के शहरों पर रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इस हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 10 आम नागरिकों के मारे जाने की भी बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है। और इसी बीच नाटो की मांग है कि रूस तुरंत यूक्रेन से पीछे हटे। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि हम यूक्रेन में रूस के आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम रूस के से सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करने और यूक्रेन से पीछे हटने का आह्वान करते हैं। तो नाटो ने भी यहां पर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ ही साथ उन्होंने रूस से भी कहा है कि वो हमले को बंद करे और यूक्रेन को तुरंत खाली करे। तो नाटो ने यहां पर अपना रुख क्लियर कर दिया है। नाटो ने कहा है कि यूक्रेन से रूस पीछे हटे, अपनी सेनाओं को यूक्रेन से निकाले। नाटो ने अपना रुख यहां पर साफ किया है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जोर हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ऐलाने जंग छिड़ चुका है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया है, जहां पर 10 आम नागरिकों के भी मरने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है। इसी बीच नाटो ने भी मांग की है। नाटो ने अपना रुख साफ कर दिया है कि रूस तुरंत यूक्रेन से पीछे हटे। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि हम यूक्रेन में रूस के आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यूक्रेन संकट पर नाटो ने रूस के लिए चेतावनी जारी की है। और दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। क्या कुछ दिखाते हैं आपको। रूस के दूतावास पर मैं इस समय मौजूद हूं और जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, किसी प्रकार से ये लड़ाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हैं इस समय रूस दूतावास पर मैं मौजूद हूं। तमाम तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर तक जो है कोई नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस साथ में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की यहाँ नियुक्ति की गई है। और रूस ने जिस तरह से रूस ने 5 जेट फाइटर जो है मार गिराए हैं। यूक्रेन के 5 जेट फाइटरों को मार गिराए जाने की जो है खबर आ रही है। तीसरा वर्ल्ड वॉर के यहाँ रुकने की संभावना कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तमाम तरह के दिल्ली पुलिस के जवानों की नियुक्ति आपको दिखाई दे जाएगी और साथ में सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवानों की भी यहाँ नियुक्ति आपको दिखाई दे जाएगी। तो देखिए रूस दूतावास पर मैं इस समय मौजूद हूँ। देख सकते हैं यहाँ जो है बाकायदा दिल्ली पुलिस की जो है पूरी एक पट्टी यहाँ खींची हुई। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम आपको मौजूदगी नजर आ जाएगी। यहाँ खुद थानाध्यक्ष यहाँ जो है इस समय जो है यहाँ अपनी नियुक्ति दर्ज कराते नजर आ रहे हैं और साथ में तमाम तरह के दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान, सीआईएसएफ के जवानों की यहाँ नियुक्ति आपको नजर आ जाएगी और किसी तरह की आपको यहाँ हलचल देखने के लिए नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तीसरा गृह महायुद्ध शुरू होने की कगार पर रूस ने 5 फाइटर जेट विमान मार गिराए हैं यूक्रेन के। और रूस से यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो आपको बता दें कि यूक्रेन में हमारे 20,000 भारतीय भी थे, जिसमें से कुछ छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। वैसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी। कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो है वो शांति कायम रहे। साथ ही साथ ये जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने फंसे भारतीय छात्रों के लिए भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्लेन्स भेजे हैं, लेकिन वहां की स्थिति की वजह से हमारे प्लेन्स जो है वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
आफसा खान संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, डीसी शुक्ला जी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक भदौरिया जी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवम ठाकुर यूक्रेन छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले शिवम मैं आपका रुख करूंगी, यूक्रेन के क्या कुछ हालात है मैं चाहूंगी सबसे पहले आप बताइए। जी हाँ जी, यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जी। स्थिति टाइम टू टाइम बिगड़ती जा रही है। शिवम मैं चाहूंगी कि आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए वहां पर क्या कुछ माहौल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप भी इस वक्त यूक्रेन में हैं। हाँ जी, हम जी यहाँ पे वेस्ट साइड में है, जो मतलब सबसे सेफ माना जाएगा, पर इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे रूस ने कब्जा कर लिया। खार जगह पर एयरपोर्ट उन्होंने पूरा सील ही कर दिया है, उसमें कोई फ्लाइट वहां से लैंड मतलब टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। जी आपने कोशिश की इससे पहले, आपने वापस भारत आने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने 2 बार फ्लाइट कराई, दोनों बार फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरी आज की भी फ्लाइट थी, लेकिन सवेरे पता लगा कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद यहाँ पर क्या कुछ आपको मदद मिल पा रही है शिवम? नहीं जी, भारत सरकार की तरफ से हमें अभी कोई मदद नहीं मिली। ठीक है शिवम, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ लगातार आफसा खान भी जुड़ी हुई हैं। आफसा, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आप यूक्रेन एम्बेसी के बाहर मुझे लगता है खड़ी हैं, वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल की यदि बात पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की कोई हलचल यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया तस्वीरों में कि यहाँ सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात किया जा चुका है, जिसमें आपको एसएसबी के जवान के साथ दिल्ली पुलिस, लगता है आफसा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, तमाम बड़े अखबारों में उन्होंने संपादक के तौर पर काम किया है और बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं और विदेशी मामलों के भी जानकार हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, रूस के ये जो हमला है, ये जो कल का हमला, ये कल का नहीं है, इसके बीच पड़ गए थे 2014 से। जी बिल्कुल। और इसमें आग में चिंगारी लगी है, जो ये दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के चीफ के साथ में बैठक हुई थी और उसमें उसने फिर वादा दोहराया था कि मैं मतलब यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है और पूरी कोशिश कर रहा है। यही बात पुतिन को नागवार गुजर रही है। इसकी मुख्य वजह 2-3 है। अगर हम सबसे पहले देखे जाए तो करीब लगभग 2295 किलोमीटर यूक्रेन का बॉर्डर ये रूस के साथ में लगता है और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो जाहिर सी बात है कि नाटो की सेनाएं उस रूस के मुहाने पर बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि नाटो उसके दरवाजे तक आ जाए। इसकी एक वजह है कि जब रूस का जब यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था 30 साल पहले, अब आप याद करिए, तो उस समय आप याद करिए नाटो देशों की संख्या क्या थी जी। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, धीरे 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 करके नाटो की संख्या बढ़ाते बढ़ाते वो 30 तक पहुंच गया। अब ये 31वां यूक्रेन होने जा रहा था। रूस की आर्थिक स्थिति जरूर खराब थी। अगर आज से देखा जाए तो 15-20 साल पहले अगर वो गेहूं का ही मामला करे तो गेहूं में भी बड़ी बुरी स्थिति थी, लेकिन पेट्रोलियम और इन सब की वजह से रूस की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेटर हो गई है। रक्षा उपकरणों में वैसे भी रूस संपन्न रहा है, मतलब दुनिया के देशों में रूस एक अग्रणी है, मतलब नंबर 1 तो नहीं है लेकिन नंबर 2 से भी बहुत पीछे नहीं है, बराबर का है। तो वो एक तो वो ही कभी नहीं चाहेगा। अब दूसरा अगर बात करें, आज की कारोबारी दुनिया है और शुक्ला जी भी हमारे सब बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट उसका नेचुरल गैस की पाइपलाइन में, और ये जो पाइपलाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये निकलती है यूक्रेन के बीच से। अब जो यूक्रेन के बीच से निकलती है, अच्छा ये उसने फीस भी देता है उसको यूक्रेन को। अब सवाल ये है कि अगर यूक्रेन इसके पास में रहेगा तो पहली बात तो ये है कि यूक्रेन अभी तक बफर स्टेट था।
नाटो और रशिया के बीच में ये एक बफर स्टेट था। अगर ये नाटो में चला जाता तो ये बफर स्टेट खत्म हो जाती है। पहला तो ये बॉर्डर पे आ गया, नाटो इसके रूस के बॉर्डर पे आ गया। दूसरा, अभी जो हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि इससे यूरोप के कई देशों में नेचुरल गैस पहुंचती है। अब सवाल ये है कि इसको कोई छोड़ेगा कैसे? बहुत मुश्किल है। इतने इन्वेस्टमेंट को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो रूस को तो ये कब्जा करना था। अच्छा, रूस की मांग क्या है? देखिए, अगर हम लोग दो देखें तो यहाँ पर पाश्चात्य मीडिया एक अलग तरीके का है। जब वो शीत युद्ध के दौर में तो ये दो ध्रुवीय दुनिया थी, तो भी ये एक जो वेस्टर्न मीडिया था, ये हमेशा अमेरिका और इन्हीं देशों के फेवर में सारी बातें करता था। हमेशा उसी तरीके से खबरें प्लांट होती थी, ये सब है। तो अभी भी वही हिस्सा है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यूक्रेन की संप्रभुता का क्या होगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कभी भी किसी भी देश में कब्जे के या देश के किसी हिस्से पे कब्जे को, ये एक साम्राज्यवादी सोच है, ये इंपीरियलिस्ट सोच, ये जो थिंकिंग है, ये कभी भी आज के दौर में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे आपके कितने भी वाजिब वजह क्यों नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि देश की सॉवरेनिटी एक मायने रखती है, चाहे वो देश छोटा सा हो, चाहे वो बड़ा देश हो। आलोक जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और डीसी शुक्ला जी, इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम लगातार बात कर रहे हैं एलआरए जंग। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं एलआरए जंग की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है। यूक्रेन के शहरों पर रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इस हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है। इस बीच नाटो की मांग है कि रूस तुरंत यूक्रेन से पीछे हटे। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि हम यूक्रेन में रूस के आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब इस पे एक एक करके जो देश है वो अपना रुख जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ेगा और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ डीसी शुक्ला जी भी है। डीसी शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले आलोक जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट की बात है और एक हम लोग बात कर रहे थे संप्रभुता की। संप्रभुता एक महत्वपूर्ण चीज है। ये किसी भी स्थिति में मानवता के इतिहास में इसको नहीं छोड़ा जा सकता और ना इसे कमतर माना जा सकता है। पहला तो ये है। अब ये है कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो वेस्टर्न मीडिया है, इसके हमको जाल से हमको बचना पड़ेगा। हमको सही तरीके से समझना पड़ेगा कि है क्या। अब सवाल है, एक मैंने ये बात कर दी, जैसे हम लोग नेचुरल गैस की हम बात कर रहे थे। अब सवाल है कि अगर युद्ध या ऐसे तनातनी अगर लंबे समय तक रहेगी तो नाटो और अमेरिका और उसके मित्र देशों के पास एक ही विकल्प है कि वो आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसकी वजह यह है कि वो कभी भी फुल स्केल वार में किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ में नाटो नहीं उलझना चाहेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो। रूस अफगानिस्तान नहीं है, ना वो इराक है। तो अगर नुकसान इधर भी होगा तो नुकसान उधर भी अच्छा खासा होगा। तो अभी तक इसलिए जंग जुबानी चल रही है, जुबानी चलती रहेगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि विश्व युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत अभी मानना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इसको थोड़ा सा अभी समय देना होगा कि आगे चलकर ये क्या रुख लेता है। अब दूसरी बात,
गैस के अगर ये रूस पर प्रतिबंध लगते हैं, फायदा किसको होगा? फायदा ये होगा कि यूरोप को सप्लाई कौन करेगा? अमेरिका और बाकी देश करेंगे। गैस के दाम बढ़ने हैं। दूसरा, क्रूड में रशिया की भागीदारी लगभग करीब 13% के करीब है। मैं कहता हूँ शुक्ला जी करेक्ट कर सकते हैं मेरे को परसेंटेज। अब दुनिया की वो जो क्रूड बास्केट है उसमें 13% की उसकी भागीदारी है। अगर इसमें इसका ये किसी भी देश को अगर ये निर्यात नहीं कर पाता है तो इसका फायदा किसको होगा, ये समझना चाहिए हमको। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा आप ये देखिए कि गेहूं मतलब मक्का के बाद पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन एक बड़े पैमाने पे होता है। मक्का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रूस बड़े पैमाने पे पैदा करता है जी। मतलब सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि रूस करता है, फिर अमेरिका है, कनाडा, और इस तरीके से यूक्रेन भी है, 5वें नंबर पर यूक्रेन है। अब अगर इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 25% तो ये गेहूं पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं जी, जिसमें टर्की से लेकर, मिस्र से लेकर, टर्की से लेकर तमाम देश है। इन तक कैसे पहुंचेगा गेहूं? तो जाहिर सी बात है गेहूं महंगा होगा। गेहूं दुनिया में कौन सबसे ज्यादा उग जाता है? अगर रशिया और इस पर प्रतिबंध लगेगा तो कौन, रशिया पर लगेगा तो कौन इसका फायदा उठाएगा? अमेरिका उठाएगा, कनाडा उठाएगा, ऑस्ट्रेलिया उठाएगा। ये नंबर क्रम में है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब वर्ल्ड के बड़े उत्पादक देश हैं ये गेहूं के मामले में। तो ये लड़ाई हमारे को सीधा केवल एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की लड़ाई तक ही नहीं समझना चाहिए, हमको इसको पीछे भी समझना चाहिए कि खेल बहुत बड़े बिजनेस के भी हैं, बिजनेस का भी बहुत बड़े खेल है। इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी जी। मैं डीसी शुक्ला जी आपके पास आऊंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि भारत की आर्थिकी पर एक बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है, मैं ये कहूंगी कि पड़ना शुरू हो गया है। इसको आप जरा एक्सप्लेन करिए कि कितना असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका पड़ रहा है और आगे कितने पड़ने के आसार है, क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहा तो कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी इस समय जितनी समस्याएं हैं उसको राजनीतिक और आर्थिक दोनों अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे भदौरिया ने बहुत बढ़िया कहा कि इस समय जितनी भी राजनीतिक स्थिति है और जितनी भी राजनीतिक स्थिति उसमें आर्थिक स्थितियां भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आर्थिक जो उसके साथ अपने अपने उद्देश्य, अपने हित भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बहुत शुरू से रशिया रहा है, रूस रहा है। और देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले आपने देखा कि ईरान वाले मैटर पे ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और ईरान हमको सस्ता तेल भी देता था, फिर भी अमेरिका की वजह से हम सस्ता तेल नहीं ले पा रहे थे ईरान से और हमें महंगा तेल लेना पड़ रहा था। और कहना चाहिए कि भारत की जो शर्तें थी ईरान की बहुत अच्छी थी, उन शर्तों पे हम नहीं ले पा रहे थे और हम उनसे खराब स्थितियों में उन शर्तों पे उनसे ले रहे थे। तो वही स्थिति रशिया, एक हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रशिया को जाता है और हम बहुत उससे, देखिए यहाँ तक रशिया जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट तो 2 ही चीजों का करता है, एक तो या तो हार्डवेयर्स का करता है या इनका करता है, शस्त्रों का करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो यूक्रेन है, यूक्रेन बहुत लिबरलाइज्ड स्टेट था और यूक्रेन के अंदर इसका टेक्नोलॉजी का, ये पर्टिकुलर आप कहना चाहिए एनर्जी का बहुत बड़ा है, काम है एनर्जी का है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का बहुत बड़ा काम है। और जब 2 राज्य एक साथ निकलते हैं, राष्ट्र निकलते हैं, जब प्रगति की ओर जाते हैं तो उनमें बहुत सहयोग भी होता है और एक माहौल भी बहुत खराब होता है। और ये जो सैंक्शन है, एक चीज और भी आपको आकलन पढ़नी पड़ेगी। देखिए, इस समय एशिया की स्थिति बड़ी बदल गई है जब से अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना और चाइना का मजबूत होना और चाइना और रूस का एक बहुत मजबूत बनना, ये बहुत वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा कर रहा है। और ये बात सही, और भारत के लिए बड़ी स्थितियां नाजुक हैं। भारत के लिए एक तरफ चाइना, रूस से तो भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन चाइना और भारत, इनका ऐसा है कि चाइना कभी भी जो हित हैं वो भारत हित के साथ एक साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन रशिया के हित जो हैं वो चाइना के साथ पूरे जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत को बहुत बैलेंसिंग करनी, तो 2 इमीडिएट इफेक्ट इंडिया पर आने हैं। सबसे पहले, जैसे भदौरिया जी ने बताया, क्रूड के प्राइसेस अभी भी $100 के ऊपर पहुंच गए हैं और $100 के ऊपर जब, और भारत में अभी भी हम अल्टरनेट एनर्जी डेवलप नहीं कर पाए हैं, अभी हम प्रोसेस में हैं उसमें, तो हमारा बहुत ज्यादा निर्भरता क्रूड के ऊपर है। और सबसे ज्यादा अगर क्रूड का दाम बढ़ने पे सबसे ज्यादा दुनिया में फर्क पड़ता है तो सबसे ज्यादा भारत पे असर पड़ता है। और दूसरी चीज, हमारे बहुत बड़े संख्या में वहां पर बच्चे हैं, जो एजुकेशन का भी हब है यूक्रेन में, और भी एनर्जी का भी हब है, उससे भी हमारे जो हित हैं उनमें थोड़ा असर पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम और भी होगी, जो यूरोपियन यूनियन है,
यूरोपियन यूनियन आप देखिए उतना मजबूत नहीं रह गया है जैसे पहले था। तो ये नए नए एरियाज निकल रहे थे, इनसे इंडिया का सपोर्ट भी मिल रहा था और हम मिलकर डेवलप करके क्यों जो यूरोपियन है, जो यूरोपियन जो यूनियन है, वो आप समझिए एक तरह से कहना चाहिए वो इकोनॉमी पेंशन इकोनॉमी रह गई है, उसमें कोई नए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी है। माफी चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, वापस आते हैं आप सभी के पास, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार बात कर रहे हैं ऐलान जंग की, यानी कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसको लेकर अलग अलग देशों की अब प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और नाटो ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन छोड़कर वापस लौट जाए। लगातार हम इसी पर चर्चा करें कि भारत पर भी इसका कितना असर पड़ना शुरू हो गया है और आगे कितना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी महाजंग का भारत पर कितना असर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर फंसे भारतीय भारत वापस कैसे आएंगे, तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है और यूक्रेन के शहरों पर रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला भी कर रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं और सीधे आफ्शा का रुख कर लेते हैं। आफ्शा, क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, इस समय रूस दूतावास के बाहर जो है मैं मौजूद हूँ और यहाँ तमाम तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरह से यहाँ जो है ट्रिपल एयर आप सुरक्षा इसको कह सकते हैं। जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवानों, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति यहाँ की गई है। इस तरह से कोई हलचल यहाँ महसूस नहीं की जा सकती, न देखी जा सकती किसी प्रकार की हलचल। तो रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई के अंदर जिस प्रकार से भारत देश के ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके मद्देनजर जो है इसके मद्देनजर सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी आफ्शा, शिवम मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ आप यहाँ यूक्रेन में कब से हैं? जी मैं यूक्रेन में यहाँ 12 सितंबर को आया था 2021 में। जी
और यहाँ पर लगातार आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं चाहूंगी कि ये भी बताइए आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं यहाँ पे जी उजरूर में हूँ जी। जहाँ पर हमला हो रहा है वहां से कितना दूर? जी, और फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। वहां से कम 150 से 200 किलोमीटर। जी आलोक जी, यहाँ पर सवाल लगातार भारतीयों का भी उठ रहा है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम वहां पर अपने प्लेन्स भेज रहे हैं लेकिन वो लैंड नहीं कर पा रहे। तमाम भारतीय जो है वहां पर फंसे हुए हैं। बुलंदशहर के 2 बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, कई छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। देखिए, युद्ध की आहट तो पहले से हो रही थी। सावधानी भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था कि एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को पहले निकाल लेते, जैसा इन्होंने कई देशों में किया था। अफगानिस्तान से लेकर, जब समझिए कि एक जनरल वीके सिंह ने तो एक बाकायदा एक अभियान का नेतृत्व किया निकालने में। इनका जब पहला मोदी 10 जब सरकार आई थी तो वो तो उन्होंने पूरा समय ही इसमें दिया था। एक तो ये कि इन्होंने समय ज्यादा लगा दिया निकालने में, कोई स्पेशल अपनी फ्लाइट इन्होंने चलाई नहीं, जबकि चला देनी चाहिए, नंबर 1। अभी भी अब अगर हम इस पर यकीन करें कि यूक्रेन के सारे एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप एयरलिफ्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अब इनके लिए एक ही जरिया बचता है कि अपने बगल के देश में चले जाएं, रोमानिया में बसों से पहुंचाएं, ये सब करें। लेकिन एक खतरा ये भी है भाई, 150-200 किलोमीटर तो कोई मायने नहीं रखते ना। रशिया के पास भी एक लंबी चौड़ी रेंज की मिसाइल्स हैं। तो जब तक कि ये युद्ध किसी एक दिशा में जाता हुआ ना दिखाई दे, तब तक मुझे लगता है कि सड़क मार्ग से निकालने में भी भारत सरकार को एहतियात बरतनी चाहिए। 10 लोगों की जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि किसी व्यक्ति की जान ना जाए। सरकार का पहला दायित्व तो यही होता है। आलोक जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब यहाँ पर तालिबान ने जब अभी इससे पहले जब हमला किया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो भारत के राजदूत थे वो तो 2 दिन पहले ही छोड़कर चले आए थे, और ऐसी स्थिति जो है उस टाइम देखने को मिल रही थी। तमाम भारतीय हमारे वहाँ पर फंसे थे, हालांकि वो बामुश्किल वापस आए, लेकिन एक अलग तस्वीर देखने को मिली। तो यहाँ पर राजदूतों का भी रुख कुछ खास समझ नहीं आ रहा। नहीं, एक ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम इस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पे जो अफगानिस्तान है, वो जो तालिबान जो शासन आया था वो भी भारत के प्रति होस्टाइल था, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। और अमेरिका वहां से जब से बाइडेन आए थे, तो मतलब अमेरिका से अफगानिस्तान से वापसी की पहले भी बातें थी, लेकिन बाइडेन ने जिस तरीके से अचानक से सब ये जो किया, तो उसके बाद से निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो था। उसको आप यूक्रेन के साथ में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यूक्रेन के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, उससे ज्यादा अच्छे रूस के साथ में है। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमेशा व्यावसायिक होता है, तो भारत का अभी जैसे शुक्ला जी ने ही बताया था कि भारत का रक्षा अगर उपकरण और ये सब सामग्री की बात की जाए तो लगभग 49% एक्विजिशन अभी भी रशिया से हो रहा है। और रशिया होस्टाइल नहीं है। दूसरी बात, रशिया के होस्टाइल ना होने की एक वजह एक और भी है कि जब 2014 में जब रशिया ने जब क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था, याद करिए, तो उसमें भारत ने एकदम चुप्पी साध ली थी, कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो रिएक्शन ना देना भी आपको किसी के पाले में खड़ा करता है। एक चुप्पी साधना भी आपको किसी न किसी पाले में खड़ा करता है। वो आपने रशिया के साथ वो दोस्ती 2014 में निभाई थी, और वो निभाई थी इसलिए क्योंकि हमारे पास नेहरू के जमाने से, खुर्शीव के जमाने से लेते हुए हमारे रूस के साथ में संबंध काफी अच्छे रहे हैं। ये आपने निभाया। और इस बार भी अगर देखिए, ये यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें भी भारत ने रुख अभी तक बड़ा संतुलित बनाए रखा है, और ये जरूरी भी है। अगर वो संतुलित रुख नहीं अपनाएंगे तो किसी ना किसी खेमे में जाना पड़ेगा। तो ना वो रशिया के साथ जा सकता, मतलब ना वो नाटो के साथ में जा सकता है। अगर नाटो के साथ में जाएगा तो फिर ये यहाँ दिक्कत आ जाएगी, रशिया के साथ में दिक्कत आ जाएगी। तो अभी बहुत सारे भारत को मुझे लगता है कि अभी न्यूट्रल ही रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कितने समय तक न्यूट्रल रह पाए। मुख्य मुद्दा, मुख्य चिंता का विषय यही है। जी डीसी शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना काल काफी हावी रहा है भारत पर,
ऐसे में अब ये युद्ध छिड़ गया है और इसका भी हम खासा असर देखना शुरू कर रहे हैं और आगे भी ना जाने ये युद्ध अगर चलता रहा तो हमें बहुत हमारी जो आर्थिकी है उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो अब लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो कोरोना काल में हमने देखी हो और अब इस युद्ध की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी और कॉपर और भी तमाम चीजें, मेटल, वहां पर मेटल की चीजें जो हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, इसमें दो चीजें तो बहुत स्पष्ट है कि जब ऑयल का दाम बढ़ता है तो नेचुरली सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी हर जगह बढ़ जाती है और ये बढ़ेगी। अदरवाइज हमारा अगर आप देखिए तो हमारा रशिया से बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंपोर्ट नहीं है, आर्म्स का है या कोई हार्डवेयर का है, उससे विशेष फर्क जो सबसे ज्यादा पड़ना है, जो सबसे ज्यादा जो अप्रहेंशन है, वो जब अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा हमारे ऊपर क्या लगाएगा, रशिया से परचेज पे लगाएगा, रशियन पे उस समय लगाएगा, तो उस समय जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सी चीजें हम रशिया को भेजते हैं या रशिया के क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको भेजते हैं या हम रशिया से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, उनमें बहुत बड़ा प्रभावी फर्क पड़ेगा। और जहां तक बात है, भारत किसी भी स्थिति में रूस को से मित्रता के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। वो भारत के लिए रूस की दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा टेस्टेड फ्रेंड रहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत का अगर सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाला कोई निकट देश है वो चीन है, और चीन के ऊपर काबू रखना, एक ही दुनिया में देश है जो काबू तो नहीं कर सकता लेकिन चीन के साथ इंडिया को नेगोशिएट करा सकता है। चाहे अभी हमारे जब भी सीमा के विवाद होते हैं, जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, तो एक ही देश है, वो है रूस, जो चीन के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव डाल के उसको काबू में रखता है। जी डीसी शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगी और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आपको बता दें कि एक थर्ड एडवाइजरी छात्रों के लिए जारी की गई है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं, जो छात्रों को अगर कोई परेशानी होती है तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटर जारी किया गया है एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये थर्ड एडवाइजरी जारी करते हुए कुछ नंबर जारी किए गए हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया कि हमारे प्लेन्स जो हैं वो भेजे जा चुके हैं, लेकिन लैंड करने की जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भारतीय भी वहां पर फंसे हुए। एक थर्ड एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए नंबर जारी किया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और इस लेटर में एक लिंक भी दिया गया है जहां पर जो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वो इसमें गूगल मैप दिया हुआ है, उसके थ्रू आप वहां पर जा सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। तो ये एक लेटर जो है वो जारी किया गया है उन छात्रों के लिए जो फंसे हुए हैं। इसमें लिंक भी दिया हुआ है जिसमें जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पर छात्र जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये लेटर जारी किया गया है, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम, 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक के पहले हमने आपको एक लेटर जारी किया, लेटर दिखाया था जो कि थर्ड एडवाइजरी जारी की गई है। इस लेटर पर एक लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके जो शेल्टर्स बनाए गए हैं उसका गूगल मैप दिया हुआ है, आप वहां पर जा सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। जो लोग यूक्रेन में जो छात्र हमारे फंसे हुए हैं, जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए ये थर्ड एडवाइजरी लेटर जारी किया गया है जिसमें एक लिंक दिया हुआ है, जो शेल्टर्स बनाए गए हैं
उनको लेकर इस पे क्लिक करके आप उन शटल्स पर गूगल मैप के थ्रू जा सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और लगातार कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और सीधे डीसी शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। डीसी शुक्ला जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, बस भारत के लिए जो रशिया की दोस्ती है रूस से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत बहुत अच्छी चीजें में उनको बहुत अच्छी संख्या में एक्सपोर्ट भी करता है। तो भारत के बहुत हित भी जुड़े हुए हैं। क्यों, उनसे तो हम बहुत लड़ाई का सामान लेते हैं, बहुत चीजें हमेशा लेते हैं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के विरोध के बाद, लेकिन रशिया हमेशा हमेशा साथ देता है। और एक इसका जो असर बहुत बड़ा पड़ेगा वो ये पड़ेगा जो ये अब देखिए, एक चीज मुझको और लगती है कि लड़ाई ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। देखिए, एक चीज जहां तक लग रहा है, अगर कोई तीसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं करता है और तीसरे देश की हिम्मत भी नहीं है कि जितना एग्रेसिव होकर रूस लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई तीसरे देश की हिम्मत पड़ेगी कि इस पे पड़े कि रशिया बहुत सख्त है इस बार। तो यूरोपियन, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर ये रशिया वॉर जो है 2-3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो असर पड़ेगा उसका थोड़ा चिंता है, उससे भारत के थोड़े से हित प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल डीसी शुक्ला जी, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस युद्ध पर विराम लगे। आलोक जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि यूक्रेन जो है वो अंग रहा है रूस का, और चूंकि रूस सिर्फ इतना कह रहा था कि आप नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो दुश्मन है आप उनके साथ मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो रूस पर पड़ेगा। और रूस लगातार इस बात को, पुतिन ने जब ये मीडिया में जाकर बयान दिया और उन सबसे पहले यही बात कही कि हम आत्मरक्षा के लिए हमला करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प क्या रह जाता है यहाँ पर। वापस आऊंगी मैं आपके पास, और इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैनुअल मैक्रोन क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation. और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन को सुन रहे थे आप, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर उन्होंने जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। तो यहाँ पर लगातार अब हर एक देश जो है वो अपना अपना रुख जो है वो अब साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हस्तक्षेप अभी भी कोई नहीं कर रहा है। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फिलहाल अगर मैं अपने पहले प्रश्न पर वापस आऊं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अलग अलग देशों की अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और सब अपना रुख क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा। सब सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और जो भी हो रहा है वो गलत है और रूस को वापस लौट जाना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा पहले शुरू में कहा था, हस्तक्षेप करना इतना आसान नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, आप बहाना क्या लेंगे? क्या नाटो के तहत वो है? नहीं। आज की तारीख में अगर आज हम बात करें 24 फरवरी को, तो नाटो के उसने वो नहीं किया है, साइन नहीं किया है, साइन करने वाला है, इंटेंशन है, भूमिका बन चुकी है, जाने वाला है, लेकिन आज की तारीख में नाटो इस बहाने पर नहीं कर सकता। नंबर 2, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप याद करिए कि रशिया के पास में भी, रशिया परमानेंट मेंबर है, उसके पास में भी वीटो। तो अगर आप वीटो है, जाहिर सी बात है कि अगर एक देश भी अगर वीटो लगा देता है तो प्रस्ताव तो खारिज हो जाता है। अब दूसरी बात है कि संयुक्त सेना भी वहां पे नहीं जा सकती, उस तरीके से लड़ाई नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि अगर आप स्थापित मान्यताओं, नैतिकताओं, इन सब को किनारे रखकर कोई कदम उठाना चाहे तो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो परमाणु शक्ति संपन्न है। दूसरी बात, अभी तक ये अमेरिका और मित्र देश सब जवानी समर्थन कर रहे हैं, ये जवानी जंग लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए कि इनको अगर अपने हवाई जहाज उड़ाने में जर्मनी से और उसको कितना समय लगेगा, नहीं पहुंचे ना अभी तक, तो पहुंचना आसान नहीं है। रूस से सीधे सीधे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमको थोड़ा सा एक इतिहास में भी लौट करके चलना पड़ेगा। अगर हम विश्व युद्ध की बात करें तो
जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी? जर्मनी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो रशिया में चला गया था लड़ने। अगर वो रशिया में लड़ने नहीं जाता तो शायद वो बच जाता। वो लड़ाई कुछ समय तक और वो अपने अधिनायकवाद और अपना वर्चस्व कई देशों में कायम कर लेता। रशिया बड़ा है, विघटन के बाद भी रशिया अभी भी बड़ा है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि अमेरिका और मित्र देश इस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। वैसे भी आज रात में इनकी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या निकलता है, क्योंकि ये इन सबको एक संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। क्योंकि रूस ने दो काम किए। रूस ने वहां पर जो पूर्वी यूरोप वाले जो दो राज्य हैं उसको उसने मान्यता भी दी है, मान्यता दे दी है जी, उनको देश की मान्यता दे दी है और उनकी कहने पे, उनकी मांग पर अपनी सेना वहां लगाई। तो इसलिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े रखना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि वो कुटिलताएं हो रही है, तो कुटिलता का पाला तो इधर भी कम नहीं है। जी आलोक जी, अब मैं अपने पहले सवाल पर वापस आती हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि जब रूस ने यहाँ पर यूक्रेन से बात की कि आप नाटो में शामिल ना हुए, और कहीं ना कहीं रूस का चूंकि अंग रहा है यूक्रेन, और वो लगातार इस बात को कह रहा था कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप दुश्मनों के साथ भी मत जाइए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूस ये बात कहना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि हालांकि ये जो सैन्य कार्रवाई की जा रही है, ये जो सैन्य हमला किया जा रहा है, इसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर मासूमों की जान जा रही है। लेकिन विकल्प क्या था रूस के पास? नहीं, रूस के पास में अगर देखा जाए तो विकल्प नहीं है। और रूस का अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से रूस का एक ही टोन है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी टोन यूक्रेन के मामले में और पूर्वी यूरोप के जो दोनबास के इलाके के जो ये 2 हिस्से हैं, इसके बारे में उसने एक बार भी अपनी टोन नहीं बदली है, जरा सा भी झुकाव नहीं। अगर आप इस बीच में अगर अमेरिका के देखें तो अमेरिका का केवल अमेरिका में भी काफी बदलाव आता रहा है। पहले ये था कि तुरंत कार्रवाई करेंगे, अब तुरंत कार्रवाई को भी 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, वो भी नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप गैस पाइपलाइन रोक दे रहे हैं, तो सवाल है कि जो गैस पाइपलाइन जा रही है तो इसमें तो सबको नुकसान है। हाँ, कुछ देशों को जरूर फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो नुकसान ही है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है तो रूस के ऊपर। और रूस के अगर विकल्प की बात करें तो रूस को तो विकल्प चाहिए ही नहीं। रूस को तो के लिए तो मजबूरी है कि उसको एक बफर स्टेट चाहिए ताकि वो नाटो की छतरी के सामने नाटो की सेनाएं, मित्र देशों की सेनाएं उसकी सरहद पे ना आ जाए। इसलिए तो उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो एक मजबूरी है, रूस की भी मजबूरी है। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सरहद पर मित्र देशों की सेनाएं आ जाए, किसी भी बहाने से आ जाए। नाटो एक बहाना है मुख्य तौर पर इस समय, इन परिस्थितियों में, इन घड़ियों में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं। भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की, जहां पर रूस लगातार दावे कर रहा है कि यूक्रेन के कई प्लेन जो है उनको क्रैश किया गया है, तो वहीं यूक्रेन भी लगातार दावा कर रहा है कि रूस के भी कुछ प्लेन जो हैं उन्हें क्रैश किया गया है। हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या रुख है, साथ ही साथ अन्य देशों का भी क्या रुख देखने को मिल रहा है। डीसी शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। डीसी शुक्ला जी, हमने भारत की आर्थिक स्थिति पर तो बात कर ली, बात करें अन्य देशों की भी आर्थिक स्थिति पर खासा असर दिखना शुरू हो गया है। हाँ, देखिए इससे फर्क तो पड़ेगा। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और यूक्रेन में जो है एनर्जी एक्सपोर्ट का बहुत वहां पर स्कोप है और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूक्रेन में बहुत अच्छे हैं। पहले से आपको चेरनोबिल वाला भी याद होगा, वो भी वहीं था, ठीक है, और दुर्भाग्यवश वहां ब्लास्ट हुआ था जो नष्ट हुआ था। लेकिन यूक्रेन ने बहुत बढ़िया डेवलप किया है अल्टरनेट एनर्जी का और एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा कंट्री है। इंडिया से भी आपने कुछ दिन पहले देखा तो मुकेश अंबानी जी का भी स्टेटमेंट आया था कि बहुत बड़ा स्कोप है अगले 10-12 सालों में जो अल्टरनेट एनर्जी की, बहुत बढ़िया वर्ल्ड में बहुत स्कोप है और इसमें भारत और यूक्रेन का काफी कुछ तारतम्य बन रहा था, तो इस दिशा में भी काफी काम बन रहा था। लेकिन रशिया का जो भी बात हमारी हो रही थी कि रशिया ने जो ये किया है ये बहुत वार नहीं है, ये बहुत लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन किया है जस्ट टू अचीव ए सिंगल ऑब्जेक्ट। वो मेरे ख्याल से वार बहुत लंबा नहीं चलेगा और यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या में रशियंस भी रहते हैं। उस समय जब रशिया से 1999 में 91 में अलग हुआ था तब नजरिया दूसरा था। अब ये पूरा वेस्टर्न पार्ट में जा रहा है तो रशिया इसीलिए क्रीमिया को अलग लिया और जो ईस्टर्न पार्ट है जो उनके स्टेट्स हैं उनको भी अलग कर रहा है कि वो बहुत बड़ी पार्ट में रशियंस भी वहां पर रहते हैं। तो रशिया मेरे ख्याल से अपने उसके इस ऑपरेशन के बाद रशिया ये बात सही उसको नाटो में नहीं जाने देगा, लेकिन ऑपरेशन बहुत जल्दी ये खत्म कर देगा। तो उम्मीद है कि ये, और जहां तक बात है गैस पाइपलाइन की, देखिए इसमें यूरोपियन यूनियन को भी नुकसान होगा। देखिए गैस किसको मिल रही है, इतनी सस्ती गैस आपको मिलेगी कितनी, इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड रशिया में है, इतनी सस्ती आपको गैस कहां से मिलेगी? अगर आप बंद कर देंगे तो आगे क्या करेंगे, कहां से लाएंगे आप गैस? ओके, और कोई आप मजबूरी में थोड़ी आपने ली थी, आपने तो अपने बिजनेस के जो इंटरेस्ट के हिसाब से ही तो उससे एग्रीमेंट किया था। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, तो बहुत लंबे समय तक ये नहीं रोक सकते इस तरह की चीजें। जी, अब मैं यहाँ पर आलोक जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, जो लेटर जारी हुआ है, अभी थर्ड एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें एक लिंक दिया गया है, गूगल मैप दिया गया है। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि रशिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 150-200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाना। अब शिवम जी अगर उस शेल्टर तक जाना चाहें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उस गूगल मैप के थ्रू वो कैसे जा पाएंगे? तो ये भी सोचना होगा, समझना होगा। हाँ, ये संकट तो रहेगा क्योंकि जब तक ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, जो जैसा पुतिन की बात पर अगर आप यकीन करें तो उसमें जाहिर सी बात है कि सड़क से निकालना भी बड़ा जोखिम भरा है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी सरकार होगी बड़ी समझबूझ करके ही इसमें फैसला लेगी, क्योंकि रोड पे, हाईवे पे इतना एक्सपोजर अपने देश के नागरिक को कोई भी देश देना पसंद नहीं करेगा। वो थोड़ा सा देखेगा सुरक्षित ठिकाने जिन शहरों में है अभी वहीं पर रहेंगे। देखिए अभी भी आप दो चीजें समझिए, रशिया के जो हमले हुए हैं अगर आप उनको देखें तो उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए हैं और युद्ध में माना भी जाता है जो कन्वेंशनल जो युद्ध होते हैं उनमें भी कभी भी आम आबादी को निशाना नहीं बनाया जाता है। मिसाइल भूले भटके चले जाएं अलग मुद्दा है, आमतौर पे नहीं बनाया जाता। तो वह ये काम अभी भी है, वह इन्होंने देखिए एयरबेस को बनाया है, कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने राजधानी कीव पे उन्होंने हमला किया है, जबकि मिसाइल्स उसके पास हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है, तो वो नहीं है। अभी देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि जो पुतिन जो शब्द कह रहे हैं उन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। उन्होंने दो शर्तें रख दी थी, पहला ये क्रीमिया को जो रशिया ने मिलाया है तो एक तो उसको मान्यता दे, नंबर 1 मान्यता देना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो मान्यता नहीं देता है तो रशिया, देखिए रशिया को भी मालूम है कि वो भी अमेरिका और मित्र देशों से सीधे फुल स्केल वॉर में नहीं जा सकता, जाना भी नहीं चाहेगा। कोई भी दो देश नहीं जाना चाहेंगे जो परमाणु शक्ति संपन्न होते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी दूसरे देशों के सहारे पे ये लड़ाई लड़ेगी। के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की भी बहुत कमी है। और शिवम जी, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित भारत वापस आएं और जो एडवाइजरी जारी करी है हो सकता है, उम्मीद करती हूँ आपको उससे भी कुछ मदद मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डीसी शुक्ला जी आपका भी। और लगातार हम बात कर रहे हैं राना जंग की, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब अलग अलग देशों के रुख जो है वो भी सामने आने लगे हैं और भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
सिंह ने भी कहा कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी वापस आने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।